हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम्प्लीफाइड। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन ऑन ज्योग्राफी। और लास्ट लेक्चर में हमने प्लैनेट, सोलर सिस्टम और ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा था। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। फ्रेंड्स, अगर हम अर्थ को एक ऑरेंज की तरह लें तो जो आउटर मोस्ट लेयर यानी कि जो पील ऑफ द ऑरेंज होगा दैट वुड बी क्रस्ट। ठीक है, और उसके अंदर का जो पोर्शन है दैट वुड बी मेंटल, जो उसका फ्रूट है। और जो इनर मोस्ट पोर्शन है जहाँ पे वो सीड्स वगैरह होते हैं उसको हम कहेंगे कोर। कोर भी दो तरह में डिवाइडेड है, वन इज इनर कोर और अदर पार्ट इज आउटर कोर। ठीक है, और अर्थ जो है वो इन तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है इंटीरियर स्ट्रक्चर के वाइज। तो अगर हम इस तरह से देखें तो जो आउटर मोस्ट लेयर है इट इज क्रस्ट, देन कम्स मेंटल एंड देन कम्स कोर, जो कि दो हिस्सों में डिवाइडेड है, इनर कोर या आउटर कोर। एक और चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि क्रस्ट के ऊपर जितना हम लाइफ आज देखते हैं, बिल्डिंग्स हो गई, फॉरेस्ट हो गए, पार्क्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये क्रस्ट पे ही लाई करते हैं। ठीक है, और जो जितनी भी हमें ऑब्जर्वेबल चेंजेस हो रही है अर्थ में वो सब क्रस्ट पे ही, क्रस्ट की जो अपर सरफेस है वहां पे हमें महसूस हो रही है। जितने हम मेटल्स निकालते हैं फॉर, या मिनरल्स निकालते हैं फॉर आवर कंजम्पशन, वो भी मोस्टली क्रस्ट से ही आते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट क्रस्ट। अब जानते हैं इन तीनों लेयर्स के बारे में इन डिटेल। सो फ्रेंड्स, पहले तो क्रस्ट के बारे में अगर हम जाने तो क्रस्ट जो है इट एग्जिस्ट अप टू 100 मीटर्स। अगर ये एक पोर्शन अगर हम अर्थ का कट करके देखें जस्ट लाइक अ पाई, सो अपर जो ऊपर वाली जो 100 किलोमीटर की थिकनेस होगी उसको क्रस्ट कहते हैं हम। ठीक है, और क्रस्ट की दो सरफेस है। ऑब्वियसली अर्थ का जो पोर्शन है, जो अर्थ का जो सरफेस है, वो मेजॉरिटी इट्स कंसिस्ट ऑफ ओशंस, यानी कि क्रस्ट भी दो तरह की होगी, ओशनिक क्रस्ट होगी या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी। अब इन दोनों क्रस्ट की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो अगर हम थिकनेस की बात करें, ओशनिक क्रस्ट जो है इट इज लेस थिकर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, और ऑब्वियसली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो माउंट एवरेस्ट पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ही एक पार्ट एक तरह से है, जबकि ओशनिक क्रस्ट जो है इट इज सो डीप की कहीं 100 किलोमीटर तक नीचे ओशन ही है। ठीक है, सो ऑब्वियसली इट वुड बी थिनर। अगर हम बात करें थिकनेस की तो 5 किलोमीटर जो है इट इज एवरेज थिकनेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट, और 30 किलोमीटर जो है इट इज एवरेज थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जबकि सपोज हिमालयस की, जहाँ पे हिमालयस होंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर, वहां पे थिकनेस कैन गो एज हाई एज 70 किलोमीटर। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब डेंसिटी की जहां बात आती है तो यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट की जो डेंसिटी है इट इज मोर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सो अब ये ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज्यादा इसलिए है बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ बेसाल्टिक रॉक्स, अल्ट्रा बेसाल्टिक रॉक्स है, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। और आपको ये जानना जरूरी है कि दीज आर मोर हेवियर देन एसिडिक रॉक्स, जो कि मोस्टली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के सरफेस पे होती है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये मेनली बना रहता है सियाल का, यानी कि सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, और ओशनिक क्रस्ट जो है ये मेनली बना रहता है सीमा का, यानी कि सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। और जो सियाल जो है इट इज हेवियर देन सीमा, यानी कि ऑब्वियसली यहां से हमें पता चल गया कि ओशनिक क्रस्ट जो है इट इज हेवियर देन, इट इज मोर डेंस देन एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो सियाल किसका है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मेनली सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जबकि इन केस ऑफ ओशनिक क्रस्ट इट इज मेनली सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट चीज है। देन टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीजेस विद डेप्थ। दिस इज ट्रू फॉर ऑल द लेयर्स। जैसे ही जितना हम नीचे जाते जाएंगे वैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता जाएगा विद डेप्थ। ओके, सो ये हो गया रिगार्डिंग क्रस्ट। अब नेक्स्ट जो लेयर है इट इज नोन एज मेंटल, और मेंटल एक्सटेंड्स अप टू 29 किलोमीटर। अगर अर्थ में 2900 किलोमीटर तक डीप जाएंगे वहां तक मेंटल
एग्जिस्ट करेगा। ये मोस्टली सेमी सॉलिड स्टेट में रहती है और इसका एवरेज जो डेंसिटी है वो है 3.4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि दिस इज मोर डेंस देन क्रस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन मेंटल का एक क्वेश्चन आता है विच इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फीयर, जो ऊपर के मेंटल के 400 किलोमीटर है। ये एक मोल्टन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है विच इज नोन एज एस्थेनोस्फीयर। और जितना भी लावा मैग्मा हमें इरप्शन वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे बाहर आता है, दैट द सोर्स उसका है एस्थेनोस्फीयर में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अपर मोस्ट जो सॉलिड पार्ट है मेंटल का प्लस क्रस्ट जो है विच इज सॉलिड, इन ये दोनों मिला के बनाते हैं लिथोस्फीयर, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, सरफेस ऑफ द अर्थ जहां पे है। और ये 10 से लेके 200 किलोमीटर के बीच तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर तक करता है। और उसके बाद में 5100 किलोमीटर इज कोर। ठीक है, टोटल जो रेडियस है अर्थ का दैट इज 6370 किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज स्टेट पीसीएस में देयर इज अ टेंडेंसी टू आस्क फैक्ट्स, सो दीस फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। अब एस्थेनोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज की, जो मेंटल जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 83% ऑफ अर्थ्स वॉल्यूम, वेयर एज क्रस्ट जहां पे सारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो सिर्फ 0.5 से लेके 1% अर्थ की वॉल्यूम बना रही है। ठीक है, ये भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो लास्ट लेयर है जो 6900 किलोमीटर से लेके 6400 किलोमीटर के बीच में एग्जिस्ट करती है, यानी कि तकरीबन 3500 किलोमीटर की लेयर है, वो है कोर। ठीक है, कोर को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक है इनर कोर, दूसरा है आउटर कोर। और आउटर कोर जो है दैट इज लिक्विड और इनर कोर जो है वो सॉलिड है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो है कि लिक्विड जो आउटर कोर है उसके अंदर जो मोल्टन मटेरियल है वो जब रिवॉल्व करता है बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन, सपोज अर्थ एक बॉल की तरह है, अगर रिवॉल्व करेगी उसके अंदर जो मटेरियल होगा, जो लिक्विड होगा, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, और इस रेवोल्यूशन के कारण, क्योंकि वो मोल्टन मटेरियल है जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, उसके कारण अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। so, अगर क्वेश्चन आता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ लिक्विड पोर्शन दैट इज आउटर कोर। ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ओवर टाइम ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स ये रिवर्सल होता रहता है, इसका पोल जो है चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें पता है कि अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल होता है, जस्ट लाइक ज्योग्राफिकल साउथ और नॉर्थ पोल का। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल भी वही हो। ठीक है, राइट नाउ जैसे मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की रिवर्सल होता रहता है, राइट नाउ इट इज मूविंग ईस्टवर्ड्स। ठीक है, अभी हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है इट इज समवेयर ओवर साइबेरिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है एज कंपेयर टू आर्कटिक से। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ मिनरल्स जो है वो है निकल और आयरन। ठीक है, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक रेलिवेंट है। अब अगर बात करें हम कि अर्थ की जो क्रस्ट है, मैंने बताया कि मोस्ट जो हम मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं जो यूज करते हैं, दे आर फाउंड इन अपर लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज क्रस्ट। सो इसमें अगर रेशियो की बात की जाए तो सबसे अबंडेंट जो है दैट इज ऑक्सीजन, उसके बाद आता है सिलिकॉन, उसके बाद आता है आयरन, सॉरी एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है आयरन एंड सो ऑन। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, हम भी गलती कर सकते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स जो मोस्ट अबंडेंट होना चाहिए दैट शुड बी कार्बन या आयरन, बट आप देखिए कार्बन की परसेंटेज बिल्कुल नेग्लिजिबल है। मोस्ट अबंडेंट इज ऑक्सीजन, और उसके बाद सिलिकॉन है, देन एल्यूमिनियम है, देन आयरन है, जो कि हमारी इंडस्ट्रियली वेरी यूजफुल मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पोर्शन है दैट इज अबाउट सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर, कि हमें पता कैसे चला कि अर्थ के इंटीरियर में क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसका पहला सोर्स जो है, अगर लॉजिकली आप सोचें, वन वुड बी डिगिंग, क्या यू डिग थ्रू क्रस्ट देन मेंटल देन कोर, बट देयर आर लिमिटेशंस। फर्स्टली टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, कोर का जो टेम्परेचर है दैट इज एज हाई एज द टेम्परेचर ऑफ सन सरफेस, सो यू ऑब्वियसली कैन नॉट रीच देयर। एस्थेनोस्फीयर जो हमें मोल्टन लावा है दैट वुड बी इन लैक्स ऑफ डिग्रीज। ठीक है, और सेकेंडली प्रेशर भी टाइम के साथ वहां पे नीचे जाते जाते इंक्रीज होगा। देन आपके पास ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो
हार्ड रॉक्स जो नीचे हैं वो उनको ड्रिल कर पाए। सो मैक्सिमम जो आप लिव कर सकते हैं दैट वुड बी मोर देन 10, 12, 15 किलोमीटर्स आप नहीं जा सकते। ठीक है। सेकेंड इज वॉल्केनिक इरप्शंस। क्यों? क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन से जो लावा आता है बाहर, जो मैग्मा बाहर निकलता है जिसको हम बाद में लावा कहते हैं, उससे जो रॉक्स आती हैं वी कैन स्टडी देम एंड से कि अच्छा हमारा जो लेयर्स है नीचे वाली, वहां पे ये कॉम्पोजिशन है, वहां पे ये मेटल्स है, वहां पे ये मिनरल्स हैं। सो बट यहाँ पे भी लिमिटेशंस है कि एस्थेनोस्फेयर से हमारा यानी कि अप टिल 400 किलोमीटर हमारा जो है वहां से लावा निकलता है, यानी कि 400 किलोमीटर से नीचे वाला जो पोर्शन है वहां के लिए हमें देयर वुड बी नो नॉलेज। ठीक है। ऑब्वियस लिमिटेशंस है इसकी। इसके इसीलिए हम इनडायरेक्ट सोर्सेस को यूज करते हैं, यानी कि जहां पे हमें डायरेक्टली फिजिकली वी कैन नॉट मेजर समथिंग, बट वी कैन एक एस्टिमेट हम बना सकते हैं, एक अच्छा एस्टिमेट हम बना सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर साइंटिफिक प्रोग्रेस। ठीक है। और ये जो है वो हम पढ़ेंगे आगे। सो फ्रेंड्स, एज फार एज अर्थक्वेक्स आर कंसर्न, अर्थक्वेक्स के बारे में हमने सुना हुआ है और कभी ना कभी जिंदगी में महसूस किया भी होगा, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर जो वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में आता है इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल। सो earthquakes are basically shaking of earth। जब अर्थ जो है वो शेक करती है एंड वी फील दैट शेकिंग एंड इट हैज पोटेंशियल टू कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक है। और ये शेकिंग क्यों होती है? क्योंकि देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी समवेयर डाउन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो क्रस्ट है उसके नीचे का जो सरफेस है, 200 किलोमीटर क्रस्ट के नीचे तक का जो एरिया है, वहां पे देयर इज सम रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब ये रिलीज ऑफ एनर्जी क्यों होता है? सपोज आप, ये अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे एक फॉल्ट है। फॉल्ट का मतलब ये है कि देयर इज सम ब्रेकेज इन द रॉक्स। रॉक एक सिंगल अगर यूनिट की तरह खड़ी है तो देयर इज सम ब्रेकेज। अब जैसे कि हमें पता है कि अर्थ की क्रस्ट में देयर इज वेरिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो अंडर दिस प्रेशर दे कैन बी स्लिप इन दिस रॉक। यहाँ पे जो फॉल्ट है ये अभी खड़ा हुआ है, बट जैसे ये प्रेशर चेंज हो उसके कारण एक स्लिप हो सकता है। ठीक है। और ये स्लिप होने से अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसमें एब्रप्ट चेंज आएगी, जिसके कारण देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है। और ये जो वेव्स हैं ये अर्थ के सरफेस से बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है। सो दैट इज हाउ अर्थक्वेक हैपेंस। अब अर्थक्वेक होने के कुछ और तरीके भी हैं। फॉर एग्जांपल रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड, जो डैम सब रिजर्वॉयर बनाते हैं वो काफी एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ओवर द क्रस्ट, जिसके कारण स्लिप हो सकता है अक्रॉस अ फॉल्ट अगर वहां पे होगा। देन ऑब्वियसली देयर इज टेक्टोनिक अर्थक्वेक, यानी कि जो प्लेट मूवमेंट जो है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अर्थ की क्रस्ट जो है उसको काफी सारी प्लेट्स में डिवाइड किया जाता है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और जब प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तब भी एक लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है। ये हम आगे पूरा एक टॉपिक है इसका, वो अच्छे से कवर करेंगे। देन वॉल्केनिक वॉल्केनोज भी हम आगे पढ़ेंगे, और वॉल्केनोज जो है बेसिकली अर्थ की क्रस्ट के ऊपर ही, और वॉल्केनिक इरप्शन जो होती है वो बेसिकली अर्थ की क्रस्ट को तोड़ के ही वॉल्केनो बाहर निकलता है। और अर्थ की क्रस्ट को जब कोई तोड़ेगा, वो प्लेट को जब कोई तोड़ेगा, दैट वुड लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी, जिसके कारण अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है। देन और काफी सारे चीजें हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैन मेड कॉजेज लाइक एक्सप्लोजन्स। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, बट मेनली जो अर्थक्वेक हम पढ़ते हैं दे आर अंडर टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक अर्थक्वेक्स। ठीक है। सो अब अर्थक्वेक के रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इज फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है। पॉइंट जहां से एनर्जी रिलीज होती है, वो पॉइंट जहां से एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज फोकस और हाइपोसेंटर। ठीक है। और उसी पॉइंट के जो नियरेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है, फॉर एग्जांपल अर्थ क्रस्ट पे 50 किलोमीटर नीचे अर्थक्वेक आया। सो जो उससे ऊपर जो 50 किलोमीटर ऊपर नियरेस्ट जो पॉइंट ऑन अर्थ है, यानी कि जो उसके बिल्कुल ऊपर जो पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एज एपिसेंटर। एपिसेंटर एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो हम पढ़ते हैं रिगार्डिंग अर्थक्वेक्स। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक्स हैं वो टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर, जो ऊपर का 200 किलोमीटर 10 से लेकर 200 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पे ये होते हैं। सिस्मोग्राफ एक ऐसा डिवाइस है जो मेजर करता है
सिस्मिक वेव्स, यानी कि अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है उनको सिस्मिक वेव्स भी कहा जाता है। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है। अब एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो हम आगे पढ़ेंगे, बट स्टिल आपको अर्थक्वेक के टॉपिक के अंदर पता होना चाहिए, ओशनिक रिजेस में जो अर्थक्वेक का होते हैं, दे हैव अ शैलो फोकस। शैलो फोकस का मतलब आपको पता है कि उसका जो फोकस है वो अर्थ एपिसेंटर से काफी ज्यादा नीचे नहीं है, कम डिस्टेंस पे है, मे बी 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर, उससे ज्यादा नीचे नहीं होगा। जबकि जो सबडक्शन जोन है, इनको हम ट्रेंचेस भी कहते हैं, यहाँ पे डीपर फोकस वाले अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, अर्थक्वेक ओशन ट्रेंच क्या होता है, सबडक्शन जोन क्या होता है, बहुत ही जल्दी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सो फोकस से जब अर्थक्वेक की एनर्जी रिलीज होगी तो इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स। अब ये जो वेव अर्थ के सरफेस के नीचे, यानी कि अर्थ के इंटीरियर में जो वेव ट्रेवल करती हैं, दे आर कॉल्ड एज बॉडी वेव्स। और जब ये सरफेस का मैच करके जो नेक्स्ट ओवर द सरफेस जो ट्रेवल करती हैं, यानी कि क्रस्ट की जो सरफेस के लॉन्ग जो ट्रेवल करती हैं, दे आर कॉल्ड एज सरफेस वेव्स। ठीक है, अब सरफेस वेव्स और बॉडी वेव्स में भी आगे फर्दर डिफरेंशिएशन है, जिसमें हमें इंपॉर्टेंट है सरफेस वेव्स को जानना, जहां पे बॉडी वेव्स को जानना। जहां बॉडी वेव्स हैं दो तरह की, एस वेव्स एंड पी वेव्स। जब इमीडिएटली अर्थक्वेक होता है, फोकस से जब एनर्जी रिलीज होती है, तो सबसे पहली वेव जो निकलती है, देज आर पी वेव्स। ठीक है, उसके बाद जो वेव्स निकलती है, दे आर एस वेव्स। और लास्ट में, यानी कि जब वो सरफेस के साथ मिल जाता है, उसके बाद जो वेव्स निकलती हैं, दे आर सरफेस वेव्स। सबसे ज्यादा खतरनाक जो उनमें से है वो है सरफेस वेव्स, दो रीजन की वजह से। पहला तो इनका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। एम्पलीट्यूड मतलब कि जो ऊपर नीचे हो रहा है, जो वाइब्रेशन हो रहा है, उस वाइब्रेशन का साइज कितना है, वो सबसे ज्यादा सरफेस वेव्स के केस में है। उससे कम है पी वेव्स का, उससे कम है एस वेव्स का। ठीक है, सेकेंडली, सरफेस पे ही आके आप हमारे जो मैनमेड स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, डैम्स हैं, होम्स हैं, ये क्रिएटेड है। और जब सरफेस वेव्स ऊपर नीचे होती हैं, उसी के कारण हमारे स्ट्रक्चर्स भी ऊपर नीचे होते हैं, जिसके कारण देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ डिस्ट्रक्शन, लैंडस्लाइड्स होने का, प्रॉपर्टी और लाइफ का नुकसान होने का ज्यादा चांस होता है। क्योंकि पी वेव्स की बॉडी के अंदर ही है, जब तक वो सरफेस पे पहुंचेगी तब तक उनको कोई नुकसान नहीं कर सकती। ठीक है, अब यहाँ पे पी और एस वेव्स के बीच में, जो दोनों बॉडी वेव्स हैं, उनके बीच में डिफरेंस जरा अगर पढ़ लें, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक को हम अभी इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि हाउ दे हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो पी वेव्स जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के थ्रू ट्रेवल करती है। ओके, तो एस वेव्स जो है वो सिर्फ सॉलिड के थ्रू ट्रेवल करती हैं। इसमें हम फिर से आते हैं कि ये किस तरह से हेल्प करता है। और पी वेव्स की जो स्पीड है वो इंक्रीज करती है विद डेंसिटी, यानी कि गैसियस में सबसे कम होगी, उससे कम, उससे ज्यादा होगी लिक्विड में, उससे ज्यादा होगी सॉलिड में। ठीक है, और ये दे बिहेव लाइक साउंड वेव्स। जो हमारी साउंड है, जो हम बोल रहे हैं, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, दैट टू चेंजेस द चेंज इन डेंसिटी। इसीलिए जो साउंड है वो चेंज हो जाती है व्हेन इट गोज थ्रू सॉलिड मीडियम। ठीक है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। आपको साउंड पहले दिखेगी इन सॉलिड मीडियम, सुनाई देगी थ्रू सॉलिड मीडियम एज कंपेयर टू इन एयर। इसीलिए जब रेल की पटरी में हम कान लगाते हैं, हमें ट्रेन की चलने की आवाज आ जाती है, जबकि ट्रेन बहुत दूर होती है और हमें उसका हॉर्न भी नहीं सुनाई दे रहा होता। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि वो मोस्टली सॉलिड से जाते हैं, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता स्पीड में। डिफरेंस आता है थ्रू, अगर सपोज जो मटेरियल है उसकी कंपोजिशन चेंज होगी तो डिफरेंस आएगा, बट उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। ये पैरेलल वेव्स की तरह प्रोपोगेट करती हैं। पैरेलल वेव्स से हमारा ये मतलब है कि ये इस तरह से प्रोपोगेट करती हैं थ्रू कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। कभी ये कंप्रेस होगी, एक्सपैंड होगी, कंप्रेस होगी, एक्सपैंड होगी, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। ठीक है, और जो एस वेव्स हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स और परपेंडिकुलर वेव्स। ठीक है, और ये इस तरह से ट्रेवल करती हैं। ओके, जिन जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, जस्ट लाइक साइन एंड कॉस वेव। और यहाँ पे क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्म होते हैं। क्रेस्ट एंड ट्रफ मतलब कि ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, यानी कि वेव ऊपर नीचे हो रहा है एम्पलीट्यूड में, बट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, आगे जाने की डायरेक्शन
पैरेलल टू देयर एक्सिस है, और यहाँ पे कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है जो हमने भी देख लिया। दिस वाज अबाउट पी एंड एस वेव्स। अब ये किस तरह से हमें हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि पी वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के थ्रू ट्रेवल करता है। अब देखिए, अर्थ का स्ट्रक्चर हमें पता है कि कोर का कुछ पोर्शन जो है, इनर कोर जो, आउटर कोर जो है, दैट इज लिक्विड, ठीक है। और जब एक वेव किसी भी डेंसिटी के मीडियम से ट्रेवल करेगी, उसके कारण जब उसकी स्पीड चेंज होगी, उसके कारण उसका डायरेक्शन भी थोड़ा चेंज होगा। पी वेव्स हर एक फॉर्म ऑफ मैटर के थ्रू ट्रेवल करती हैं, इसीलिए उनका जो डायरेक्शन चेंज है वो ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर सपोज यहाँ पे अर्थक्वेक है, एट पॉइंट ए अगर अर्थक्वेक हो रहा है, तो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं नॉर्मली अप टिल दे हिट बाउंड्री बिटवीन लेट्स से मेंटल एंड कोर, ठीक है। और वो फिर डिफ्लेक्ट होके रिफ्रैक्शन यहाँ हो रही है। जब एक वेव ट्रेवल करता है बिटवीन टू मीडियम्स विच हैव डिफरेंट डेंसिटी, उसके कारण देयर इज सम बेंडिंग ऑफ दैट वेव, ठीक है। अब ये बेंड होने के कारण देखिए कुछ पोर्शन यहाँ पे ऐसा क्रिएट हो रहा है जहां पे पी वेव्स नहीं आ रही, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पी वेव शेडो जोन। और अगर हम अर्थ की लैटिट्यूड्स की टर्म में इसको बात करें, तो ये है बिटवीन 103 डिग्री एंड 142 डिग्री, बोथ नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे भी एक पी वेव शेडो जोन हो रहा है और यहाँ पे भी एक पी वेव शेडो जोन आ रहा है। शेडो जोन मतलब जहां पे वो वेव नहीं पहुंच रही है, ठीक है। अब आप सिमिलरली एस वेव की तरफ आइए। सपोज ये पॉइंट ए है जहां पे फिर से अर्थक्वेक हुआ है। अब एस वेव जो है ये नहीं ट्रेवल कर सकता थ्रू लिक्विड एंड गैसेस, यानी कि जो जो आउटर कोर है वहां पे ये जाएगा ही नहीं, जिसके कारण जो यहाँ पे पी वेव के कारण जो वेव आ रही थी वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। और ये जो रीजन है फ्रॉम बी टू सी, ये एस वेव शेडो जोन कहलाएगा, ठीक है। और एस वेव शेडो जोन की वैल्यू क्या होगी? 103 डिग्री नॉर्थ टू 103 डिग्री साउथ, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि, तो पूछ सकते हैं कि शेडो जोन क्यों क्रिएट हो रहा है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड क्योंकि जो दो तरह की वेव सरफेस, दो तरह की बॉडी वेव्स हैं, वो हर एक मीडियम में ट्रेवल नहीं कर पाती, ठीक है। और पूछ सकते हैं कि कौन से लैटिट्यूड से कौन से लैटिट्यूड तक वो है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज डू कमेंट। एंड सो ये था अबाउट अर्थक्वेक और कैसे वो हमें, अब यहाँ पे देखिए हमें शेडो जोन का कॉन्सेप्ट पता चल गया। अगर सपोज हमें पता चल रहा है कि पी वेव का शेडो जोन बहुत ज्यादा है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू एस वेव, यानी कि हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है इन द अर्थ जहां पे पी वेव बेंड हो रहा है और शेडो जोन क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली एस वेव के शेडो जोन बड़ा होने के हमें पता चलता है कि लिक्विड लेयर जो है, ठीक है, या फिर सॉलिड लेयर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और पी वेव से हमें ये पता चलता है कि वो लिक्विड लेयर कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि उसका बेंडिंग का एंगल अलग है। इससे हमें पता चल रहा है कि किस तरह से शैडो जोन हमें हेल्प करता है या अर्थक्वेक वेव्स हमें हेल्प करती है इन गेटिंग टू नो द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस वाज अबाउट अर्थक्वेक्स। नाउ अब ये हमें पता चला कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा है, ठीक है। अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ जानने के बाद हमें ये नजर में आ रहा है कि अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो अंदर का पता चल गया। अब बाहर के स्ट्रक्चर में जब थ्रू एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी हमें काफी सारे थ्योरीज आई जिन्होंने ये कहा कि अर्थ जिस फॉर्म में आज एग्जिस्ट कर रहा है उस फॉर्म में हमेशा से नहीं था। मिलियंस ऑफ इयर्स बैक, 250-300 मिलियन साल पहले अर्थ का शेप जो था, अर्थ का लैंड टू वाटर जो शेप था, दैट वाज डिफरेंट। वही थ्योरीज आगे कोशिश करती है एक्सप्लेन करना कि ये डिफरेंट क्यों है, रीजंस क्या है इसके पीछे, आगे जाके कैसा हो सकता है, और थ्रू आउट एवोल्यूशन ऑफ अर्थ ये कैसे कैसे चेंज हुआ, ठीक है। सो इसमें सबसे पहला थ्योरी जो था दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय एल्फ्रेड वेगनर। पहली चीज तो यहाँ पे आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने ये कहा कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं, दे कीप ऑन मूविंग,
ठीक है। और जैसा 250-300 साल पहले, मिलियन साल पहले जो अर्थ का शेप था, वैसा आज नहीं है। और इनका बेसिस था कुछ एविडेंस जो इन्होंने थ्रू एनालिसिस और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के फेवर में जो एनालिसिस थे, उनमें पहला तो था कि जो फिजिकल फीचर्स हैं, अगर आप वर्ल्ड के मैप को इमेजिन करें तो जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका का जो कोस्ट लाइन है, खासकर नाइजीरिया के पास वाला, वो दैट सीम्स टू बी अ परफेक्ट मैच। यानी कि कभी ये साथ में रहे होंगे, फिर ये टूटे और अलग हुए। सिमिलरली एंटार्क्टिका का जो नीचे मोजाम्बिक वाला जो रीजन है, वहां पे आके काफी सिमिलैरिटी है। ठीक है, इंडिया फिट्स क्वाइट वेल हेयर। ठीक है, सो इससे पता चलता है, अब रेड सी को अगर आप निकाल दीजिए तो अरेबियन पेनिनसुला जो है वो अफ्रीकन कोस्ट लाइन, जो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट लाइन है, वहां पे जाके काफी अच्छे से फिट बैठता है। सो इससे पता चलता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पास्ट में कभी ये एक साथ एकजुट रहे होंगे एंड समथिंग हैपेंड, और उसके बाद में दे स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अपार्ट। ठीक है, एक ये था एविडेंस। सेकेंडली, बोटेनिकल एविडेंसेस थे। ओके, यानी कि काफी सारे जो फॉसिल्स हमें मिले हैं वो सेम मिले हैं अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, जहां पे एज सच एग्जिस्ट करना, सिमिलर एग्जिस्ट करना मुश्किल था। ठीक है, फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देयर हैव बीन फॉसिल्स ऑफ ग्लॉसोप्टेरिस। ठीक है, और कई सारे रेप्टाइल्स के हमें फॉसिल्स मिले हैं अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, जहां पे एज सच वो मिलना पॉसिबल नहीं होता। यानी कि द पॉइंट कि कभी ना कभी इन हिस्ट्री थ्रू जियोलॉजिकल एवोल्यूशन ये दोनों कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड रहे होंगे। ओके, सो वन वाज दिस, फॉसिल की हमने बात कर ली, और सेम एज की रॉक्स जो है वो अक्रॉस द ओशियंस मिली। ये भी एक हिंट था उनके लिए। देन टिलाइट और प्लेसर डिपॉजिट्स मिले। ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट्स होते हैं गोल्ड के डिपॉजिट्स मिक्स्ड विद वाटर, और टिलाइट के जो डिपॉजिट्स हैं दे आर बेसिकली ग्लेशियल सेडिमेंट्स। ठीक है, इनका मिलना। देन देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलर वॉन्डरिंग, पोल्स का शिफ्ट होना। ठीक है, ये सब एविडेंस थे। ठीक है, अब सपोज पोलर प्लेसर डिपॉजिट जो थे, ये पाया गया कि जो साउथ अमेरिका के ब्राजील की कोस्ट थे, वहां पे काफी सिमिलर डिपॉजिट्स थे एज कंपेयर एज एन कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जो कि सिमिलर ज्योग्राफी, सिमिलर बेल्ट में जनरली तभी मिलते हैं जब वो एक साथ एग्जिस्ट करते हो। ये भी एक एविडेंस था, ये भी एक हिंट था। अब उन्होंने फोर्स क्या कही कि ये हो क्यों रहा है, he tried to explain it and he said कि भाई एक तो यहाँ पे पोलर फ्लीइंग फोर्स है और दूसरा है टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स का मतलब ये हुआ कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो टाइड्स के कारण, टाइड्स ने कॉन्टिनेंट्स को पुश किया एक दूसरे से अपार्ट और एक दूसरे के पास में। ठीक है, टाइड्स के बारे में वो आगे पढ़ेंगे। सेकंड, पोलर फ्लीइंग फोर्स का ये मतलब है कि रोटेशन ऑफ अर्थ, जिसके कारण हम जानते हैं कि अर्थ में बल्ज भी है, उसके कारण ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर गए और पास आए। दोनों जो रीजनिंग है देवर डिस्क्रेडिटेड। ठीक है, इसी के लिए आगे जरूरत पड़ी कि डिफरेंट थ्योरीज लाए जाए, जहां पे कन्वेंशनल करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ये सब थ्योरीज सामने आई। अब पढ़ते हैं कन्वेंशनल करंट थ्योरी के बारे में। सो कन्वेंशनल करंट थ्योरी कहती है कि बीनीथ द सरफेस ऑफ द क्रस्ट, यानी कि एस्थेनोस्फेयर वाले एरिया में एक करंट फॉर्म हो रहा है, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं एरोस की तरह। ठीक है, और ये करंट जो है वो सरफेस ऑफ जो क्रस्ट मेंटल बाउंड्री तक आता है और वहां से फिर डाइवर्ट हो जाता है, नीचे की तरफ चले जाता है। ठीक है, अब इसका सोर्स क्या था? सोर्स था रेडियो एक्टिव डिके, यानी कि अर्थ की जो इंटीरियर है वहां पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो डिके होते हैं, जिसके कारण थर्मल एनर्जी रिलीज होता है, जिसके कारण ये करंट स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और इनका कहना था कि यही करंट्स जो हैं, जो अंडरनीथ क्रस्ट चल रहे हैं, इसी के कारण जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो जस्टिफाई हो रही है। बट लेटर ऑन ये भी कुछ ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहा। इन्होंने जो एक चीज कंट्रीब्यूट की, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशनल करंट। ठीक है, जो आगे जाके हमें कुछ हद तक हेल्प किया। इंपॉर्टेंट है कि आर्थर होम्स ने किया, और सोर्स क्या था? रेडियोएक्टिव डिके और बेसिक जानकारी। दे कैन आस्क यू। अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी वाज
sea floor spreading theory, and this was given by Harry Hess. So इन्होंने कहा कि मिड ओशियानिक रिजेस, यानी कि ओशन के बीच में जो मिडिल में जो रिजेस हैं, वहां पे एक प्रोसेस एग्जिस्ट करता है जिसके कारण नई ओशियनिक रिज, नया ओशियनिक सरफेस, नई ओशियनिक क्रस्ट क्रिएट होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो नीचे का वॉल्केनिक लावा है, कन्वेंशनल करंट जो नीचे से ऊपर आ रहा है, मैग्मा आ रहा है, वो जो थिन ओशियनिक क्रस्ट है उसको फाड़ के ऊपर निकलता है, और वो जब सेटल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, वो एक नई ओशियनिक क्रस्ट बनाता है। ठीक है, और ये क्योंकि नया ओशियनिक क्रस्ट बनता रहता है, तो ये जनरली धीरे धीरे साइड की तरफ मूव करता रहता है, और नीचे से जो ओशियनिक करंट चल रहा है, और वो धीरे धीरे उस ओशियनिक क्रस्ट जो नई बनी है उसको दूसरी तरफ ले जाता है। और फाइनली एक दूसरी तरफ जहां पे कॉन्टिनेंट की क्रस्ट होगी, वहां पे एक प्रोसेस स्टार्ट होता है सबडक्टिंग, यानी कि ओशियनिक क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जा रही है। वो ओशियनिक क्रस्ट क्यों नीचे जाएगी? क्योंकि इट इज मोर डेंसर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये हमने पहले पढ़ा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एविडेंस थे जिनके बेसिस पे उन्होंने कहा कि ये सब हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल वो एविडेंस थे कि वॉल्केनिक इरप्शंस नोटिस की गई अलोंग ओशियनिक रिजेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो मिड अटलांटिक रिज है, वहां पे देर आर नंबर ऑफ माउंटेन्स, कुछ तो कहा जाता है कि माउंटेन्स जो है वो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचे हैं। ठीक है, इन जो रॉक्स हैं रिज से, सपोज ये सेंटर पॉइंट है रिज का, तो रॉक्स इक्वी डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, वो काफी सिमिलर है, सिमिलर इन द सेंस कि मटेरियल काफी सिमिलर है, डेंसिटी काफी सिमिलर है, एज उनकी काफी सिमिलर है, जिससे ये पता चलता है ये रॉक्स इस तरफ मूव हो रही है, यानी कि सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, और ओशियनिक क्रस्ट जो है, जो जहां से ये क्योंकि मिड ओशियनिक रिजेस पे ही मोस्टली ये चीज हो रही है, तो ओशियनिक रिजेस जो है, ओशियनिक क्रस्ट जो है, दैट इज मच यंगर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, और डीप ट्रेंचेस जहां पे हमने अभी डिस्कस किया कि सबडक्शन हो रही है, यहाँ पे डीप ट्रेंचेस क्रिएट हो रही है। और मैंने आपको पहले बताया कि अर्थक्वेक एट डीप ट्रेंचेस आर मच मोर डीप सीटेड देन एट ओशियनिक रिजेस। ठीक है, सो ये चीजें एविडेंस थी। ओशन में ही क्यों हो रहा है मैंने पहले ही बताया, बिकॉज ओशियनिक क्रस्ट है मच मोर थिनर है। ओशियनिक क्रस्ट एवरेज 5 किलोमीटर की है, while continental crust is 30 kilometers, so it is very hard to penetrate the continental crust. ठीक है, सो यहाँ से हमें पता चला, अभी तक हमें क्या पता चला है? अभी हमें ये पता चला है कि एक स्टेनोस्फेयर में एक कन्वेक्शन साइकिल चल रहा है, जहां से लावा जो है वो ऊपर आ रहा है, और क्योंकि लावा जो पतली ओशियनिक क्रस्ट है उसको फाड़ के बाहर निकल रहा है, जिसके कारण नई ओशियनिक क्रस्ट बन रही है, और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसको फैला भी रहा है, ये कन्वेक्शन करंट नीचे चल रहा है, जिसके कारण देयर इज स्प्रेडिंग ऑफ सी फ्लोर। नेक्स्ट इज प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, और एक नेचुरल प्रोग्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, जो हमें अभी तक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग बनी थी थ्रू सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, इन सबको आगे ले जाया गया थ्रू प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ओके, सो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या कहती है कि अर्थ का जो क्रस्ट है, जो अपर क्रस्ट और लिथोस्फेयर का जो एरिया है, लिथोस्फेयर यानी कि अप टिल 200 किलोमीटर्स का जो एरिया था, दैट कंसिस्टेड ऑफ सॉलिड पार्ट ऑफ अपर मेंटल और क्रस्ट, इसको डिवाइड किया गया काफी सारी प्लेट्स में। ठीक है, और ये प्लेट्स जो हैं, दे आर ग्लाइडिंग, दे आर स्विमिंग ओवर द एस्थेनोस्फेयर, जो कि मोल्टन रॉक्स हैं इन द अपर मेंटल पोर्शन। ठीक है, और इन्हीं प्लेट्स की जो मूवमेंट है, जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, इट लीड्स टू अर्थक्वेक्स। जब एक प्लेट दूसरी टकराते हुए दूसरी प्लेट के अंदर चली जाती है, इट ऑफन लीड्स टू अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म। ठीक है, जब एक दूसरे से टकराती है उसके कारण माउंटेन्स राइज होते हैं, फॉर एग्जांपल हिमालयस, एल्प्स। ठीक है, सो ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी अभी जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं उन सब में से सबसे ज्यादा हाईली एक्सेप्टेड थ्योरी है, और इसको समझने के लिए पहले हम जानते हैं कि प्लेट्स क्या है। ठीक है, so as is defined, a tectonic plate is a massive irregularly shaped slab of solid rock, generally composed of both continental
एंड ओशनिक लिथोस्फीयर, यानी कि ये एक प्रॉपरली डिफाइंड रेगुलर शेप एक स्लैब नहीं है। जो मैंने बताया आपको, लिथोस्फीयर के अपर जो क्रस्ट की जो अपर मेंटल और क्रस्ट का जो एक स्लैब है वो एक रेगुलरली शेप नहीं है, प्रॉपरली डिवीजन नहीं हुई ऑफ दीज स्लैब्स। और ये जरूरी नहीं है कि एक प्लेट जो है वो ओशन के लिए एक अलग प्लेट होगी और कॉन्टिनेंट की एक अलग प्लेट होगी। ठीक है, प्लेट दोनों कॉन्टिनेंटल ओशियनिक हो सकती हैं, दोनों का मिक्स होता है। यूजुअली बहुत कम प्लेट्स हैं जो प्योरली ओशियनिक प्लेट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें तो पैसिफिक प्लेट जो है इट इज कॉल्ड एज ओशियनिक प्लेट। ठीक है, बट इसमें ये अर्थ के भी क्रस्ट के भी एरियाज हैं। फॉर एग्जांपल दिस पोर्शन राइट हेयर ऑफ न्यूजीलैंड, देन पैसिफिक आइलैंड्स जो हैं दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द पैसिफिक प्लेट। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि किसका साइज ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर कॉन्टिनेंट ज्यादा है देन इट वुड बी कॉल्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट, फॉर एग्जांपल यूरेशियन प्लेट। ठीक है, और अगर ओशियन ज्यादा होगा तो उसको कहेंगे ओशियनिक प्लेट, फॉर एग्जांपल पैसिफिक प्लेट। ठीक है, अब जो प्लेट्स हैं इनकी विड्थ जो है वो, फॉर एग्जांपल ओशियनिक प्लेट जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि ओशियनिक क्रस्ट जो है वो थिन है, सो इसकी जो मैक्सिमम जो विड्थ है, जो मैक्सिमम जो विड्थ है दैट वुड बी क्लोज टू 100 किलोमीटर्स। वाइल फॉर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स ये 200 किलोमीटर तक भी हो सकता है लिथोस्फीयर का जो विड्थ है। और ये स्विम किसके ऊपर, ग्लाइड किसके ऊपर कर रहे हैं, दे आर ग्लाइडिंग ओवर एस्थेनोस्फीयर, जो हमने पढ़ा कि अप टिल 400 किलोमीटर्स इनटू मेंटल। ये एक पोर्शन है ऑफ मेंटल जो मोल्टन रॉक्स का स्ट्रक्चर है। अब प्लेट टेक्टोनिक्स अकॉर्डिंगली देयर आर 7 मेजर प्लेट्स एंड 7 माइनर प्लेट। फॉर एग्जांपल इस मैप में अगर हम देखें, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो होगी दैट वुड बी मेजर प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट मेजर प्लेट होगी, पैसिफिक प्लेट मेजर प्लेट होगी, कैपिटल एम यानी कि मेजर प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट मेजर प्लेट होगी, अफ्रीकन प्लेट मेजर प्लेट होगी, यूरेशियन प्लेट मेजर प्लेट होगी। और अब माइनर प्लेट्स अगर हम देखें, नाज़का प्लेट जो है वो माइनर प्लेट होगी, कैरिबियन प्लेट जो है वो माइनर प्लेट होगी। ठीक है, फिलीपींस प्लेट जो है वो माइनर प्लेट होगी। सो आपको ये चीजें थोड़ा मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए कि मेजर प्लेट माइनर प्लेट कौन सी है और प्लेट की लोकेशन कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल दे कैन आस्क यू क्वेश्चन कि नाज़का प्लेट कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ अमेरिकन प्लेट के लेफ्ट में है। ठीक है, यानी कि पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन में है ये प्लेट। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बाउंड्रीज, प्लेट बाउंड्रीज जो हैं वो 2-3 तरह की होती हैं, वो कन्वर्जेंट होती हैं, डाइवर्जेंट होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जो प्लेट की मूवमेंट है, हमने देख ली कि प्लेट्स मूव कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, जो कोलाइड करती हैं तो उसके कारण चेंजेस होती है अर्थ के सरफेस में। ठीक है, अब जो प्लेट की मूवमेंट है उसका रेट डिफरेंट है, वो डिपेंड करेगा कि साइज क्या है प्लेट का, डेंसिटी क्या है, मटेरियल ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो प्लेट प्लेट को बना रही है उनका। सो इसी में आर्कटिक प्लेट जो है दैट इज स्लोएस्ट मूविंग, जो 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम की स्पीड में मूव करती है। और ईस्ट पैसिफिक राइज जो है, जो प्लेट का नाम है, वो फास्टेस्ट मूविंग है, मोर देन 15 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से मूव करती है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अब प्लेट मूवमेंट क्यों हुई है, ये यहाँ पे जितना हमने 2-3 थ्योरीज पढ़ी उन सबकी नॉलेज है, रिलेटिव नॉलेज आप देखेंगे आ रही है। फर्स्ट इज हीट फ्रॉम द अर्थ जो है, जो हमने देखा, इसका रीजन क्या थे, रेडियो एक्टिव डीके, और दूसरा था रेजिडुअल हीट। रेजिडुअल हीट का मतलब कि जो प्लैनेट के फॉर्मेशन के टाइम पे जो हीट थी उसका कुछ ना कुछ पोर्शन अभी भी अर्थ की क्रस्ट के अंदर है, और यही जो हीट है इट्स क्रिएटिंग कन्वेंशनल करंट जो एस्थेनोस्फीयर तक आते हैं। ठीक है, और यही कन्वेंशनल करंट जो है दे आर कॉजिंग प्लेट मोशन, और इन प्लेट मोशन के टकराने से एक दूसरे के ब्रशअप करने से देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लेट बाउंड्री, जिसके कारण हमें माउंटेन्स मिलते हैं। ठीक है, मिड ओशियनिक रिजेस मिलती हैं, अर्थक्वेक्स मिलते हैं, वॉल्केनोज मिलते हैं, ट्रेंचेस मिलते हैं। ओके, so with this we come to the end of this lecture. In the next lecture we will be reading about various type of convergences. ठीक है, और वॉल्केनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट रॉक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स ऑन द सरफेस पढ़ेंगे। So with that in mind, please like, share and subscribe to the channel.
एंड अगर कोई भी डाउट है प्लीज डू कमेंट, प्लीज गो टू आवर टेलीग्राम चैनल, वहां पे मैं जो आज की लेक्चर की पीडीएफ है वो भी पोस्ट करूंगा। सो थैंक यू।